अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई लोग, देखते हैं आज हम अपना जॉब इंटरव्यू प्रिपरेशन सेशन का जो है सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमने देखना है जी बिहेवियरल ऑडिट के अंदर बेसिकली क्या होता है, हमने क्या क्या चीजें देखनी है। तो देखो जी, वो क्या हमें बता रहा है, वॉक अराउंड इन द वर्क प्लेस और द फैसिलिटी टू ऑब्टेन अ जनरल अप्रेजल ऑफ द वर्किंग एनवायरनमेंट एंड सेफ्टी प्रैक्टिसेस। बिहेवियरल ऑडिट क्या होता है जी, अब हमारे वर्क प्लेस साइड के ऊपर डिफरेंट वर्कर्स जो है वो काम कर रहे हैं, वो डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं। हमने देखना है कि आया कि उनके जो काम करने का अंदाज है वो सेफ एंड साउंड मैनर्स के अंदर है या नहीं है। वहाँ पे जो सेफ्टी की प्रैक्टिस हैं वो किस तरीके से हो रही है, वहाँ पे वर्किंग एनवायरनमेंट किस तरीके का है। तो ये क्या है, ये आपका बिहेवियरल ऑडिट है। ठीक हो गया। हमने देखना है कि जिस तरीके से वहाँ पे वर्कर्स काम करते हैं, समटाइम वर्कर्स जो है वो पीपीएस का इस्तेमाल नहीं करते और वायलेशंस करते हैं। ठीक है, चीज़ों को ब्रीच करते हैं। तो ये चीज़ें, ये कल्चर वहाँ पे नहीं होना चाहिए। ये हमारा क्या है, ये हमारा बिहेवियरल ऑडिट है। फिर आगे वो बात कर रहा है ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की। ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम में आपको बात कर रहा है डीजल व्हीकल्स अलाउड इन द प्लांट। जो हमारा प्लांट होता है, प्लांट साइड पे जो है हमारी डीजल व्हीकल्स अलाउ होती हैं, पेट्रोल व्हीकल्स जो है हमारी अलाउ नहीं होती। मैं आपको रीजन बता देता हूँ कि हम पेट्रोल व्हीकल्स को प्लांट के अंदर अलाउ क्यों नहीं करते हैं, और डीजल व्हीकल्स को क्यों करते हैं अलाउ। डीजल का आपको आइडिया होगा, अगर मैं कंपैरिजन करूं पेट्रोल और डीजल का, तो पेट्रोल का जो फ्लैश पॉइंट है वो कम है। मीन टू से दैट पेट्रोल जो है वो जल्दी आग पकड़ लेता है, और जो डीजल है उसका फ्लैश पॉइंट जो है वो ज्यादा है, तो डीजल जो है वो थोड़ा देर से आग पकड़ता है। दैट इज द मेन रीजन वी ओनली अलाउ डीजल व्हीकल इन द प्लांट। ठीक हो गया भाई। फिर देखो जी, आगे डिफेंसिव ड्राइविंग ट्रेनिंग की बात कर रहा है, वो आपको बात कर रहा है इन प्लांट एरिया 20 किलोमीटर पर आवर। आपकी जो स्पीड लिमिट है प्लांट एरिया के अंदर 20 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। और जबकि जो आपका ऑफिस एरिया होता है, ऑफिस एरिया में आपकी जो स्पीड लिमिट होती है वो होती है 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक हो गया। फिर वो आपको बात कर रहा है डिस्टेंस फ्रॉम अदर व्हीकल 3 वर्ड्स गैप टेक्निक 1001-10022-1003। इसमें आप दो टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। 1001 के ऊपर अगर एक कार पार्क हुई हुई है, तो 1002 के ऊपर कोई पार्क, जो कार है वो कोई भी पार्क नहीं होनी चाहिए, वहां पे गैप होना चाहिए। फिर 1003 के ऊपर आके आपकी सेकंड कार जो है वो पार्क होनी चाहिए। ठीक हो गया। तो कम से कम दो गाड़ियों के बीच में कम से कम जो है एक गाड़ी जितना जो गैप है वो होना मैंडेटरी है, लाजमी है। ठीक है। अब वो आगे बात कर रहा है सेफ डिस्टेंस ऑलवेज डिपेंड्स ऑन स्पीड। हमेशा जो है आपका जो सेफ डिस्टेंस है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, स्पीड के ऊपर। ठीक हो गया। अब देखो जी आगे, वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस गैसेज हैं कुछ, हम वो देख लेते हैं जी कौन कौन सी वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस गैसेज हैं। फर्स्ट मोस्ट डेंजरस गैस इन द वर्ल्ड कौन सी है जी? कार्बन मोनोऑक्साइड, सीओ। सीओ जो है वो हमारी फर्स्ट मोस्ट वर्ल्ड डेंजरस गैस है। ठीक है। सेकंड मोस्ट डेंजरस गैस इन द वर्ल्ड कौन सी है जी? H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। ठीक हो गया। इसी तरीके से थर्ड मोस्ट डेंजरस गैस कौन सी है हमारी? NH3, अमोनिया। ये कुछ गैसेस का उसने हमें बताया जी, कौन कौन सी गैसेस हैं बहुत ज्यादा जो है वो हमारे लिए टॉक्सिक हैं। अब H2S की बात करते हैं, क्योंकि जितना भी ऑयल एंड गैस सेक्टर है वहाँ पे क्या होता है जी, आपकी H2S गैस की जो है ना वहाँ पे प्रेजेंट होती है। अब आपको यहाँ पे बात कर रहा है, ऑयल एंड गैस की जो इंडस्ट्रीज हैं वो दो तरह की होती हैं। एक होती है एक्सप्लोरिंग, एक होती है रिफाइनिंग। एक्सप्लोरिंग कंपनी वो होती है जो ऑफशोर या ऑनशोर क्रूड ऑयल बैरल की फॉर्म में प्रोड्यूस करती है। ठीक है। रिफाइनिंग कंपनी कौन सी होती हैं? जो उस क्रूड ऑयल को रिफाइन करती हैं, हाई ऑक्टेन अलग हो गया आपका, कैरोसिन ऑयल अलग हो गया, पेट्रोल अलग हो गया, एंड पे आके आपकी लुक बच जाती है। तो ये जितने भी अंदर कंपोनेंट्स हैं क्रूड ऑयल के, वो उनको सबको क्या कर देते हैं, सेग्रीगेट कर देते हैं। वो होती है हमारी रिफाइनिंग। तो ये दो तरह की जो है ना ऑयल एंड गैस की इंडस्ट्रीज होती हैं। अब आगे बात कर रहा है H2S के नाम। H2S के कुछ नेम्स हैं, वो कौन कौन से नेम्स हैं जी? H2S का पहला नाम उन्होंने दिया उसको फ्लेमेबल गैस, सेकंड टॉक्सिक गैस, थर्ड किलर गैस, फोर्थ साइलेंट किलर गैस, फिफ्थ स्वैम्प गैस। ठीक है। ये कुछ डिफरेंट नेम्स हैं H2S के। आगे देखें कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होती है जी H2S की? आपको बता रहा है 0.13 ppm मीन पार्ट्स पर मिलियन। 0.13 ppm पे जो आपको स्मेल आएगी, वो आपको इस तरह की स्मेल आएगी कि जिस तरह से गले हुए सड़े हुए अंडे नहीं होते, इस तरह की रोटन एग्स की जो है आपको स्मेल आएगी, अगर कंसंट्रेशन H2S गैस की 0.133 ppm होगी तो। ठीक हो गया। अब वो आगे बात कर रहा है अराउंड 100 ppm इट किल्स सेंस ऑफ स्मेल ऑन इंक्रीज कंसंट्रेशन। अगर इसकी
पार्ट्स पर मिलियन इसकी पीपीएम जो है अगर 100 पीपीएम हो जाते हैं तो ये इंसान की जो सूंघने की सलाहियत है उसको जो है खत्म कर देता है। अच्छा, तो अब हम देखते हैं जी 100 पीपीएम पे एक तो हमें उसने बताया ये हमारी जो सेंस ऑफ स्मेल है उसको किल कर देता है। सेकंड थिंग बात कर रहा है आईडीएलएच। ऑन 100 पीपीएम हम बोलते हैं आईडीएलएच। आईडीएलएच स्टैंड फॉर इमीडिएट डेंजरस टू लाइफ एंड हेल्थ। कि ये अगर इसकी कंसंट्रेशन H2S की अगर 100 हो जाती है तो इससे क्या होगा, इससे फौरी तौर पर आपकी सेहत को और आपकी जो जान है उसको क्या हो सकता है, नुकसान पहुंच सकता है। 500 to 700 पीपीएम पे हमारी जो हम जो है अनकॉन्शियसनेस हो जाएंगे, हम बेहोश हो जाएंगे। ठीक हो गया। 1000 पीपीएम पे ऑन अ सिंगल ब्रीथ, ऑन अ सिंगल इनहेलेशन यू आर गोइंग टू डाई। 1000 पीपीएम अगर कंसंट्रेशन हो जाती है H2S की तो आपकी जो है एक ही सिंगल ब्रेथ में जो है आपकी डेथ हो सकती है। प्रॉपर्टीज की बात करें, दो ही प्रॉपर्टीज हैं, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। एक किल सेंस ऑफ स्मेल, कि जी हमारी सूंघने की जो सलाहियत है उसको ये खत्म कर देगी। सेकंड क्या, हवा से जो है ये भारी होती है। 19% जो है ये हवा से भारी होती है। डेंसिटी ऑफ H2S की बात कर रहा है, देख लेते हैं जी डेंसिटी कितनी होती है। H2S की जो डेंसिटी है वो 34 ग्राम पर मोल है। एयर मॉलिक्यूलर मास इसका 29.32 ग्राम पर मोल है। इट लो लाइंग एरिया डेंजर्स गोज डाउन। जितना ज्यादा आप जो है गहराई में जाओगे उतना ज्यादा जो खतरा है H2S का वो बढ़ता जाएगा। उसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं? बेसमेंट्स होगी, ठीक है, पिट्स, सालोस, कलवर्ट्स, कन्फाइंड स्पेसिस, वेसल्स, पाइपलाइंस, टनल्स एंड कॉलम्स जो है ये जो है एग्जांपल्स हैं किसकी, कन्फाइंड स्पेसिस की। ठीक हो गया। अब H2S जो है वो हवा से कितने परसेंट जो है हैवियर है। ठीक हो गया। फिर जो है आप देखो डेंसिटी इसकी कितनी है जी, 1.18 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक जो है H2S की डेंसिटी है। सोलबिलिटी की बात कर रहा है, आप लोगों को अच्छे से आइडिया होगा अगर आप लोगों ने केमिकल इक्वेशंस अगर किसी के माइंड में हो। मैथ्स के अंदर केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ी होंगी केमिकल इक्वेशन। तो H2S जो है अगर वो पानी के साथ रेड करती है तो वो क्या बनाती है, H2SO4। H2SO4 क्या है जी, सल्फ्यूरिक एसिड। अगर किसी बंदे ने पानी जो है किसी बंदे ने अगर जो है H2S गैस को इनहेल कर लिया, ब्रीथ कर लिया, तो आपको चाहिए कि आपने उसको पानी नहीं पिलाना, क्योंकि ह्यूमन बॉडी के अंदर ऑलरेडी 70% जो है पानी है। तो H2S गैस जो बंदा इनहेल करता है तो वो जितना भी बॉडी के अंदर आपकी पानी है वो उसके साथ क्या करेगी, रिएक्ट करके आपकी बॉडी के अंदर जितना भी पानी है वो उसको सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर क्या करेगी, कन्वर्ट कर देगी। ठीक है। तो खुदा ना खास्ता अगर आपने उसको और पानी पिला दिया तो अगर और गैस आपकी बॉडी के अंदर होगी तो वो भी रिएक्ट करके वो भी तेजाब बना देगी। अगर बंदे के बचने के चांसेस होंगे भी तो आप उसको पानी पिला के उसके जो मरने के चांस है आप उसको इंक्रीज कर दोगे। ठीक है। तो कभी भी आपने इस केस में या इस सिचुएशंस के अंदर जो है ना, आपने कभी भी किसी भी बंदे को पानी नहीं पिलाना। ठीक हो गया। अब आगे देखिए जी, डोंट यूज वाटर इन केस ऑफ H2S। आपने कभी भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना अगर H2S का केस है। फ्लेमेबिलिटी, फ्लेमेबल मिक्सचर की बात कर रहा है, H2S प्लस ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है जी, अगर ऑक्सीजन के साथ मिलती है तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाती है। इसका जो फ्लेम है H2S का वो किस कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। अनस्मूथ सिस्टम व्हेन ब्लू फ्लेम फ्रॉम चिमनी। अगर चिमनी के अंदर से जो है ब्लू फ्लेम निकल रहा है, इट्स मीन दैट कि सिस्टम जो है वो हमारा अप्रोप्रिएट मैनर्स के अंदर जो है ऑपरेट नहीं हो रहा है। ठीक हो गया। LEL क्या है जी, हमारा लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट है। LFL क्या है जी, लोअर फ्लेमेबल लिमिट है। UEL अपर एक्सप्लोजिव लिमिट है और UFL आपका अपर फ्लेमेबल लिमिट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये एब्रीवेशन हैं, LEL, LFL, UEL, UFL, जो अक्सर जो है इंटरव्यूअर पूछ लेता है। फिर इनकी वैल्यूज, LEL की वैल्यू कितनी होनी चाहिए और आपकी UEL की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिगार्डिंग इंटरव्यू। ठीक है। LEL क्या जी, मिक्सचर इज टू लीन टू बर्न। LEL क्या जी, लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट क्या जी, मिक्सचर की जो क्वांटिटी है वो इतनी कम है कि वो आग नहीं पकड़ सकता, वो हमारी क्या जी LEL। UEL क्या है, मिक्सचर इज इनरिच टू बर्न।
मतलब ये कि मिक्सर जो है उसके अंदर इतनी ज्यादा क्वांटिटी है कि वो फौरन से पहले आग पकड़ सकता है, तो हमारी वो क्या यूएल। एल कितनी है जी, हमारी 4.3 ppm होती है। ठीक हो गया। और हमारी जो यूएल है वो हमारी 44 to 46 ppm पार्ट्स पर मिलियन होती है। इज इट क्लियर? अब आगे देखो जी, फ्लेमेबिलिटी जोन की बात कर रहा है। फ्लेम एबिलिटी जोन की बात कर रहा है जी। उसमें जोन के अंदर हमें अब बता रहा है कि 3 तरह के जोन होते हैं, जोन 0, जोन 1, जोन 2। जोन 0 क्या है जी? कंटिन्यूसली फ्लेमेबल। कंटिन्यूसली फ्लेमेबल से मुराद क्या है? कोई भी ऐसा एरिया जहां पे टॉक्सिक गैसेस 24 आवर्स प्रेजेंट है, तो वो हमारा कौन सा एरिया? वो कंटिन्यूसली फ्लेमेबल है। वहां पे किसी को भी किसी भी तरह की इग्निशन सोर्स की जरूरत नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता वहां पे कहीं थोड़ा सा भी इग्निशन सोर्स प्रोड्यूस अगर हो गया वहां पे, तो वहां पे आग लग जाएगी। जोन 1 का मुराद ये है कि पॉसिबिलिटी है कि आग लग जाए और पॉसिबिलिटी है कि आग ना लगे। ठीक है। मे बी और नॉट बी वाली जो सिचुएशन है वो क्रिएट हो सकती है। जो जोन 2 है वहां पे कंटिन्यूसली सेफ है, वहां पे आप स्मोक करो कुछ भी करो वहां पे आग नहीं लगेगी। ठीक है। वहां पे जो एनवायरमेंट है वो हेल्डस फ्री है। ठीक हो गया। एक्सपोजर लिमिट है। एक्सपोजर लिमिट बाय डेफिनेशन देख लो, बाकी मैं आपको समझा देता हूँ। द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ एन एयरबोर्न सब्सटेंस reference period of time in which an employee can be exposed by inhalation। एक्सपोजर लिमिट से मुराद ये मेरे भाई, कोई भी टेन्योर जिसके अंदर कोई भी वर्कर जाके काम करे और उस टाइम के अंदर जो है वो एक्सपोज हो जाए किसी भी हैजर्ड से, किसी भी रिस्क की वजह से, वो आपका क्या है? एक्सपोजर लिमिट है। ठीक है। अब एक्सपोजर लिमिट्स के नाम है इंपॉर्टेंट, जो है नेम्स है, ये एब्रीविएशन कई दफा जो है इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं ये। तो इसको भी आपने अपने माइंड में रखना है इन नामों को। ओईएल क्या है? ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर लिमिट। वेल, WEL वर्क प्लेस एक्सपोजर लिमिट। WEEL क्या है? वर्क प्लेस एनवायरमेंट एक्सपोजर लिमिट। रेल क्या है? रिकमेंडेड एक्सपोजर लिमिट है। TLV थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू। ILV इंडिकेटिव लिमिट वैल्यू। LTL लॉन्ग टर्म एक्सपोजर लिमिट। पेल परमिसिबल एक्सपोजर लिमिट। और स्टेल आपका शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट। स्टेल क्या है जी? वो आपको कह रहा है स्टेल इज सीलिंग लिमिट फॉर मेंटेनेंस वर्कर ओनली अलाउड टू डू वर्क इन 15 ppm फॉर 15 मिनट। इफ एक्सीड देन मेंटेनेंस वर्क शुड लीव द एरिया। अब आपने कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, वर्कर्स को अलाउ है, अगर आपकी H2S की कंसंट्रेशन जो है 15 ppm हो गई है, देन वर्कर आर अलाउड टू डू वर्क फॉर ओनली फॉर 15 मिनट्स। ठीक है। उनको इजाजत दी जाएगी कि वो सिर्फ 15 मिनट वहां पे काम कर सकते हैं, उसके बाद वो मेंटेनेंस का काम छोड़ के एरिया को लीव कर देंगे। अब इन केस ऑफ इमरजेंसी रेस्क्यू टीम विल कम फॉर रेस्क्यू पर्सन और BA पर्सन कम फॉर वर्क। इमरजेंसी की सूरत में जो है ना आपकी रेस्क्यू टीम आती है, ठीक है, और BA पर्सन आएगा उसके साथ। BA बोलते हैं ब्रीदिंग ऑपरेटर्स को, जो स्काबा पहन के आएगा, जो ब्रीदिंग ऑपरेटर्स अपने साथ लेके आएगा इन केस ऑफ इमरजेंसी टू एवैक्यूएट द पीपल। ठीक हो गया। अब आगे देखो जी, बात कर रहा है H2S की डिटेक्शन सिस्टम कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। प्लांट फिक्स गैस मॉनिटर जो है पहला डिटेक्शन सिस्टम है। उसका पर्पस क्या है जी लगाने का? ताकि खुदा ना खास्ता अगर प्लांट के अंदर H2S गैस की लीकेज होती है, कहीं से रिलीज हो रही है, तो हमें पता लग जाए। प्लांट फिक्स गैस मॉनिटर जो है वो फ्लैश करेगा लाइट के साथ एंड अलार्म आपको अलार्म बजेगा और आपको पता लग जाएगा कि भाई हमारी जो है यहाँ पे H2S गैस जो है वो रिलीज हो चुकी है। आफ्टर दैट क्या होगा? पोर्टेबल गैस मॉनिटर। पोर्टेबल गैस मॉनिटर अकॉर्डिंग टू आवर एरिया, जिस जगह पे हमने काम करना है, अगर वहाँ पे फिक्स गैस मॉनिटर नहीं लगा हुआ, तो हम वहाँ पे पोर्टेबल गैस मॉनिटर का इस्तेमाल करेंगे एट सेंटर ऑफ वर्क प्लेस विच विल डिटेक्ट H2S इन द रेंज ऑफ 15 मीटर। जिस जगह पे आपने काम करना है उसके सेंटर में जाके आप इसको रख दोगे पोर्टेबल गैस सिलेंडर को। ठीक है। और ये आपके 15 मीटर के रेडियस के अंदर आपको H2S गैस को डिटेक्ट करके देगा। फिर थर्ड थिंग आती है आपकी PTC। PTC क्या है जी? आपका H2S PTC पर्सनल टॉक्सिक क्लिप है आपका, जो क्या करता है? बीप भी करता है, फ्लैश लाइट फ्लैशिंग भी करता है लाइट के साथ। ठीक है। एंड वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है। ठीक हो गया। PTC जो है उसका हम क्या करते हैं? बम टेस्ट करते हैं। बिफोर यूज पर्सन टॉक्सिक क्लेप टू प्रेस ब्लू बटन फॉर ऑटो कैलिब्रेशन। आप लेट्स सपोज कन्फाइंड स्पेस के अंदर जा रहे हो कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए। जब आप कन्फाइंड स्पेस के अंदर जाओगे तो उसके अंदर जाने से पहले आपने अपना जो है पर्सनल टॉक्सिक क्लिप जो है आपने उसको वेरीफाई कर लेना है कि आया कि इसकी मेजरमेंट, इसकी रीडिंग सही आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है। और ये मेजरमेंट कैलिब्रेशन के लिए आपको उसके ऊपर ब्लू रंग का एक बटन नजर आएगा, आप उसको प्रेस करते हो, वो ऑटो कैलिब्रेट हो जाता है। देन आफ्टर यू आर अलाउड टू डू योर वर्क। ठीक हो गया ब्रदर। अब आपको बात करें, ये जितने भी डिटेक्टर्स होते हैं ये थर्ड पार्टी सर्टिफाइड होने चाहिए। ठीक है। आगे बात कर रहा है जी टाइप्स ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी की दो तरह की टाइप्स होती हैं।
एक प्लांट की इमरजेंसी होगी या फिर आपकी पर्सनल इमरजेंसी होगी। अब वो आपको बता रहा है इमरजेंसी प्रोसीजर क्या होता है। इन बोथ टाइप ऑफ इमरजेंसी फॉलो सेम प्रोसीजर। प्लांट की इमरजेंसी है या आपकी पर्सनल इमरजेंसी है, तो आपने दोनों तरह के प्रोसीजर, दोनों तरह की इमरजेंसी में सेम प्रोसीजर को फॉलो करना है। अब प्रोसीजर क्या है वो देख लेते हैं। प्रोसीजर बता रहा है आपको स्टॉप द वर्क। कोई भी एक्टिविटी आप परफॉर्म कर रहे हो, अपनी एक्टिविटी को स्टॉप कर दो इन केस ऑफ इमरजेंसी। देन सेकंड स्टेप, मैनेज योर इक्विपमेंट। आपने क्या करना है, अपने इक्विपमेंट को मैनेज करना है, ताकि कोई भी बंदा जो इमरजेंसी अक्कर होने की सूरत में भाग रहा है, अपनी अपनी साइड को छोड़ रहा है, हो सकता है उसकी नजर ना पड़े आपके इक्विपमेंट पे, आपके टूल्स पे, और वो उससे ट्रिप होके गिर जाए। ठीक है, तो आपने इसलिए अपने इक्विपमेंट को मैनेज करना है। फिर देखना है आपने सीधा विंड डायरेक्शन विद द यूज ऑफ विंड सॉक। अब विंड सॉक में आपको बेसिकली स्क्रीन शेयर कल भी कर रहा था, नहीं हो रही थी। आप ये गूगल के ऊपर जाकर ना, ये जो चीजें होती हैं जो आपको समझ में अगर नहीं भी, आप मुझसे पूछो, अगर नहीं भी पूछते हो तो ये गूगल पे जाके सर्च कर लिया करो। विंड सॉक आप देखोगे अक्सर रनवे के ऊपर लगा होता है, जो हमें एयर की डायरेक्शन और एयर प्रेशर को, एयर का प्रेशर कितने नॉट्स में है वो हमें मेजर करता है। ठीक है, अप विंड जो है वो कमिंग एयर साइड होती है, डाउन विंड आउट एयर साइड। अप विंड क्या है जी, हवा आ रही है मशरिक से, तो हवा का मशरिक से आना कमिंग एयर साइड है, और वो मगरिब में जा रही है हवा, वो आपकी आउट एयर साइड है, डाउन विंड जिसको आप बोल रहे हो। ठीक है, फिर आपने क्या करना है जी, अपना यूज योर इमरजेंसी स्केप हुड। आपने अपना इमरजेंसी स्केप हुड जो है वो वेयर करना है, जिसका प्रेशर होता है -315 बार, टू अवॉइड टॉक्सिक गैस इनसाइड हुड, ताकि जितनी भी टॉक्सिक गैस आपके एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद है वो आपके हुड के अंदर ना आ सके। फाइबर ग्लास का जो है इसका सिलेंडर होता है, और 15 मिनट जो है आप इसको यूज कर सकते हो। 12 मिनट इसका वर्किंग टाइम होता है, 3 मिनट इसका स्कीपिंग टाइम होता है। सारी आगे भी चीजें आएंगी तो दोबारा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर गो परपेंडिकुलर टू द विंड डायरेक्शन टुवर्ड्स नियर असेंबली पॉइंट। अब आपने क्या करना है, आपने परपेंडिकुलर जाना है। मैंने आपको बोला कि हवा आपकी मशरिक से आ रही है तो मगरिब में जा रही है, तो आपने शुमाल या जनूब में जाना है, आपने मशरिक और मगरिब में नहीं जाना। और ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है इन केस ऑफ गैस, इन केस ऑफ क्या नाम लेते हैं, सॉरी, इन केस ऑफ फायर। ये जितना भी प्रोसीजर उसने आपको मेंशन करके दिया है, इन केस ऑफ फायर यू आर गोइंग टू फॉलो दिस प्रोसीजर एज इट इज। ठीक है, अगर वो बात करता है इन केस ऑफ गैस रिलीज व्हाट कुड बी योर रिस्पॉन्स, फिर आपने जो है असेंबली पॉइंट की बजाय जहां पे आपने किसके अंदर आना है, कंट्रोल रूम बिल्डिंग में। इन केस ऑफ गैस रिलीज यू आर गोइंग टू द कंट्रोल रूम बिल्डिंग। ठीक हो गया भाई। तो ये था जी हमारा इमरजेंसी प्रोसीजर। अब असेंबली पॉइंट की बात कर रहा है। असेंबली पॉइंट के हम चार नाम होते हैं, असेंबली पॉइंट, सेव पॉइंट, मास्टर पॉइंट और मंचिंग पॉइंट। ठीक है, ये असेंबली पॉइंट बेसिकली एक ऐसी जगह होती है जहां पे क्या होता है, असेंबली पॉइंट पे जो वर्क प्लेस से आपका बाहर का एरिया होता है, ठीक है, जहाँ पे आग लगने का खतरा नहीं होता। एक ओपन यार्ड होगा, आप कह लो जिस तरह से एक खुला मैदान होगा, वहां पे जो है वर्कर्स असेंबली पॉइंट पे आते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी। देन आफ्टर जो है ना उनका वर्ड काउंट किया जाता है, ये चेक करने के लिए कि लेट्स सपोज अगर मेरी कंपनी में 100 लोग थे, तो क्या 100 के 100 लोग मार्शल मार्शल असेंबली पॉइंट पे या मार्शल पॉइंट पे आए हैं कि नहीं आए। ठीक है, तो अगर खुदा ना खास्ता 100 है, 100 में से 90 पहुंचे, तो 10 को मैं सर्च करूंगा, क्योंकि आपको पता है कि कंपनियों के अंदर वल्नरेबल पीपल भी होते हैं। ठीक है, बाकी आपको अच्छे से आइडिया होगा वल्नरेबल पीपल कौन कौन से होते हैं। ठीक है, वही बात कर रहा है, हेड काउंट फॉर काउंटिंग पीपल एंड वेट फॉर फर्दर प्रोसीजर। और आपने क्या करना है जी, वेट करना है, इंतजार करना फर्दर प्रोसीजर का। ठीक हो गया। अब H2S जोन क्लासिफिकेशन की बात कर रहा है। ग्रीन जोन लेस देन 50 ppm होता है, येलो जोन जो है आपका लेस देन 100 ppm होता है, एम्बर लेस देन 1000 ppm। हुड ऑलवेज विद यू, हमेशा जो है आपके साथ हुड होगा। और रेड जो है वो 1000 एंड अबव, हुड ऑलवेज विद यू। ठीक है, मार्किंग इंडिकेट द जोन, हार्ड बैरिकेड फॉर जोन, अटेंडेंट आल्सो देयर टू चेक एवरी एंटर इन दैट जोन। आपने क्या करना है जी, वहां पे एक जो है अटेंडेंट, जिसको हम स्टैंड बाय मैन भी बोलते हैं, एसबीएम में खड़ा दो। ठीक है, जो उस जोन के अंदर जितने भी एंट्रेंट एंटर हो रहे हैं वो उनकी सेफ्टी को इंश्योर करे। ठीक हो गया भाई लोग। अब देखो जी, आगे बात कर रहा है जी परमिट टू वर्क सिस्टम। परमिट टू वर्क सिस्टम क्या होता है जी, permit to work system PTW, it is formal documented piece of paper formulating safety procedure, it is a part of safe system of work। परमिट टू वर्क जो है जी डॉक्यूमेंटेड पीस ऑफ पेपर है जी, जो हमें बताता है जी हमने किस तरीके से अपने काम को सेफ एंड साउंड मैनर्स के अंदर कंप्लीट करना है। ये जो है
पार्ट है किसका, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, SSOW का। ठीक हो गया। फिर परमिट रिक्वायर्ड फॉर, परमिट को हमें क्यों क्यों जरूरत पड़ती है, हमें दो चीजों के लिए हम करते हैं जी, एक नॉन रूटीन एक्टिविटीज या फिर एक हाई रिस्क एक्टिविटीज। इन दो चीजों के लिए जो है ना हम परमिट का इस्तेमाल करते हैं। अब परमिट, यहाँ पे जो है परमिट की टाइप्स उसने आपको दी हुई है दो, कोल्ड वर्क परमिट, नो फ्लेम हॉट वर्क परमिट, टेम्परेचर इन्वॉल्व, और नेकेड फ्लेम वर्क परमिट। ठीक है। लेकिन अगर अभी बात करते हो तो अभी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर परमिट जो सिस्टम है उसकी कैटेगरी उन्होंने चेंज कर दी है। अगर मैं साबिक की बात करता हूँ तो साबिक ने सारी सेग्रीगेशन कर दी है, डिफरेंट जो है परमिट्स को डिफरेंट तरह से जो है ना उन्होंने उसको सेग्रीगेट कर दिया। अभी यहाँ पे आप पढ़ रहे हो दो तीन तरह के, हॉट कोल्ड और नेकेड फ्लेम। अभी आप बाहर जाओगे आपको जो है ना हॉट वर्क का अलग परमिट मिलेगा, कोल्ड वर्क का अलग परमिट मिलेगा। इसी तरीके से आपको एक्सकेवेशन का अलग से मिलेगा, कन्फाइंड स्पेस का अलग से मिलेगा, रेडिएशन का अलग से मिलेगा, इलेक्ट्रिकल का अलग से मिलेगा। ठीक हो गया। तो उन्होंने इसको सबको सेग्रीगेट कर दिया परमिट्स को। अब टाइम ड्यूरेशन जो है वो, अब ये देखो वही बात, एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क परमिट, हर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिफरेंट टाइप रखती है परमिट्स की। ठीक है। टाइम ड्यूरेशन ऑफ परमिट ओनली फॉर अ शिफ्ट, एक्सटेंशन ऑफ परमिट डिपेंड्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन, परमिट की एक्सटेंशन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करती है। कोल्ड वर्क परमिट जो है वो 14 से 15 दिन के लिए वैलिड होता है। यूज न्यू परमिट विद ओल्ड परमिट अटैच, जब आपका टाइम टेन्योर खत्म हो जाएगा फिर आपने पुराने परमिट के साथ नया परमिट भी अटैच करना है। सेम फॉर हॉट वर्क परमिट, बट नेकेड फ्लेम का जो परमिट होता है वो सिर्फ 7 दिन के लिए अलाउ होता है। न्यू परमिट ऑन 8 डे, 8वें दिन जो है आप नया परमिट लेते हो। ठीक हो गया भाई। अब देखो जी, अब हमें क्या बात कर रहा है, परमिट जो है बिकम इनवैलिड। परमिट जो है वो कब इनवैलिड होगा, कौन कौन सी रीजन होंगे, कौन कौन सी केसेस होंगे, कौन कौन सी सिचुएशन होंगी जिसके अंदर जो है हमारा परमिट जो है वो इनवैलिड हो जाएगा। नेचुरल डिजास्टर, कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो जाता है, कोई भी नागानी आफत आ जाती है, कुदरती आफत आ जाती है, ठीक है, तो आपका जो परमिट है वो इनवैलिड हो जाएगा। इन केस ऑफ एक्सीडेंट यूर परमिट इज गोइंग टू बी इनवैलिड। फिर मॉक ड्रिल अगर होती है तो इस केस में भी आपका जो परमिट है वो इनवैलिड हो जाएगा। और 2 कंजर्वेटिव डेज इफ नॉट वर्क परमिट विल बिकम इनवैलिड, अगर 2 कंजर्वेटिव डेज में आपका परमिट 2 कंजर्वेटिव डेज अगर आपका काम नहीं हुआ वर्क प्लेस साइट के ऊपर तो आपका परमिट फिर भी क्या होगा, इनवैलिड हो जाएगा। तो ये यहाँ तक सब भाइयों को बात समझ में आ गई है? किसी का कोई क्वेश्चन, किसी का कोई क्यूरी है जहां तक के लिए तो मुझसे पूछे।